तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अवकल समीकरण चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि अपन ने 11 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज 12वां लेक्चर है। 9.5 एक्सरसाइज तक अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 9.1 9.6 स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जो है कि रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नाम है इंग्लिश में। अभी तक हम लोगों ने देखे प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में 10 में हम लोगों ने समघातीय अवकल समीकरण पढ़ा था, समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था अच्छे से। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है पहले तो ये समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भैया इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका हल कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी करा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा था कि समघातीय अवकल समीकरण होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं कि क्या चीज दिख जाए प्रश्न में कि हमें पता चल जाए कि यह समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं, तभी तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अपन अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि अवकल समीकरण, ये जो रैखिक अवकल समीकरण है, इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, इसको इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के मतलब कह लीजिए क्या, दो फॉर्मेट होता है इसमें, मतलब दो ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको मैं बताता हूँ फॉर्मेट वन, और ये रहा हमारा फॉर्मेट 2। ठीक, ये रहा फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2। अच्छा देखिए, दोनों फॉर्मेट में क्या है सब कुछ मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहेगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो पहला फॉर्मेट है आपका, यदि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q दिया हो। पहला फॉर्मेट, यदि dx/dy दिया हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी तो आपको सेटल करना पड़ता है, वो मैं अभी सब डिटेल में बताऊंगा। ये px इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो आप इस पे मत जाइए कि ये क्या चीज़ लिख दिया या प्रश्न इतना ही बड़ा आएगा। ये फॉर्मेट है। ठीक, ये फॉर्मेट है, मतलब इस प्रकार से दिख जाए आपको तो आप समझ जाओ कि ये रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन यहाँ पर dy/dx तो पता है, dx/dy भी पता है आपको, लेकिन ये p और q क्या है, p और q क्या चीज़ है, क्या ये p और q लिख करके आएगा, ये हमको लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए, p या q, p q, ठीक है, p q या तो अचर होंगे या फिर x के फलन, x के फलन। ठीक है, p या q या तो अचर होंगे या तो x के फलन होंगे, वही सेम चीज। अच्छा देखिए, यहाँ पर p और q या तो अचर होगा या तो x का फलन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर dx है तो इसलिए x का फलन होगा, ना कि y का फलन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, p और q अचर, एक मिनट, अचर या तो y का फलन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये y का ही फलन क्यों होगा या ये x का ही फलन क्यों होगा। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि पी क्यू क्या होता है। फॉर्मेट भी आप लोग देख करके धीरे धीरे रट ही जाओगे, फॉर्मेट में कुछ ऐसा खास नहीं रखा है। लेकिन मेन चीज़ तो इसकी सॉल्यूशन है, यानी कि इसकी सॉल्विंग क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ मेन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप dy/dx। ठीक है, ये dy/dx का गुणांक जो है एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, dy/dx का गुणांक एक होना चाहिए। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर dx/dy है तो इसका गुणांक एक होना चाहिए, यानी कि dx/dy है। दोनों चीज सेम ही, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर इस चीज का व्युत्क्रम कर दिया गया, यानी कि इसका इन्वर्स कर दिया गया, इसका उल्टा कर दिया गया। dy/dx था, इसको उल्टा करके dx/dy रख दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल दोनों के सेम होंगे, कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका, ये फलनों का मिलेगा, यानी कि dy और dx का ही डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां पर भैया dx नीचे दिया है तो वहां पर x के ही सापेक्ष भैया अवकलन समाकलन होगा, जहां पर y दिया है वहां पर y के सापेक्ष अवकलन समाकलन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, लाइट चली गई। सॉरी दोस्तों, ठीक, चलिए, लाइट चली गई ना इसलिए। अच्छा,
तो मैंने क्या बोला कि y का फलन होगा, हाँ मैं कहाँ पर था, हाँ वो y का फलन होगा। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि भाई x के सापेक्ष इसका अवकलन समाकलन करना है या y के सापेक्ष अवकलन समाकलन करना है, इतनी चीज़ तो क्लियर। अब देखो मेन मुद्दे की बात क्या है कि इसका भी यही गुणांक एक होना चाहिए, इतना क्लियर हो गया है। अब दूसरी इसमें एक नई चीज़ आपको मिलेगी, नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा, वो क्या है, इफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, IF निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, इसमें भी यही सेम स्टेप भैया, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालेंगे, ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग ही फैक्टर निकालेंगे। अब इसमें मेन भाई ये है क्या चीज़, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना कैसे है, मेन चीज़ तो ये देखो आप सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF इज इक्वल टू, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, चलिए, तो मैंने क्या बोला, पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है कि इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है e की पावर में p इंटू, ठीक है, p का इंटीग्रेशन है ये, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही लिखता हूँ, यानी कि e की पावर में ये है किसका, p, इस p का इंटीग्रेशन, ठीक, ये जो नीचे dx दिख रहा है यानी कि x के सापेक्ष, यानी कि p dx, इसमें dx यानी कि x के सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन p का, और यहाँ पर क्या होगा, e की पावर, मतलब कि e की पावर में इंटीग्रेशन किसका, इसमें यहाँ पर भी p का ही होगा, लेकिन यहाँ पर y के सापेक्ष होगा, p dy। मैंने बोला कि p भाई या तो y का फलन हो सकता है या तो फिर क्या अचर होगा। अच्छा मान लो जैसे मैंने बोला p y का फलन है, p की जगह पर 2y लिखा है, तो भाई p की जगह पर 2y लिखोगे, dy आराम से कर लोगे इंटीग्रेशन, 2 को करोगे बाहर, y dy का क्या हो जाएगा, y²/2। तो इसीलिए यहाँ पर dy लिखा है, और यहाँ पर क्या है, या तो x का फलन, भाई p की जगह पर x का कोई फलन आ जाए, मैंने बोला x² आ जाए, तो भैया p की जगह पर x² रखोगे, x² dx आराम से कर लोगे, x³/3, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसीलिए यहाँ पर dx, इसीलिए यहाँ पर dy आया है। बाकी ये e की पावर में ही रहेगा, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद, मान लीजिए सपोज करिए इंटीग्रेशन करने के बाद 2xy बचा, सपोज करिए इंटीग्रेशन करने के बाद 2xy बचा, तो आप लिखेंगे e की पावर में 2xy, ठीक है। ये नहीं करेंगे भैया e की पावर में 2xy लिख के ना लिख के बगल में अगल बगल ऊपर नीचे कुछ भी ये नहीं करना है, ठीक है, पावर में है तो पावर में ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, थर्ड प्रोसेस, ठीक, अब आपको इसका करना है हल, ठीक, अब आपको करना है इसका हल। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे आप, इसका हल कैसे करेंगे, मैं दोनों का साथ में ही बताते हुए चल रहा हूँ, अभी उदाहरण भी दूंगा, एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो इसका हल कैसे होगा, हल देखिए p के साथ में क्या है, y, ठीक, यहाँ पर जैसे p के साथ में x है, तो आप ऐसे समझो p के साथ में y है, तो y इंटू IF, यानी कि हमने IF निकाला है, इज इक्वल में, ठीक, p के साथ जो भी हो, p के साथ x हो y हो, यही दो चीज़ आएंगी, p के साथ या तो x होगा या तो y होगा। अगर y है तो y के साथ IF लिखिए, ठीक, और x है तो x के साथ IF लिखिए, ठीक। फिर उसके बाद आपको इक्वल में क्या लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। अब q के साथ IF लिखिए, क्या लिखेंगे आप, q के साथ IF। अब इंटीग्रेशन का साइन जब लगाए तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ऑपरेटर तो लिखना पड़ेगा। ऑपरेटर कहाँ से लेंगे, ये वाला लेंगे, नीचे वाला। यहाँ पर x है तो x लेंगे यानी कि dx, यहाँ पर dy है तो dy लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, dx लेंगे, ठीक, इतना क्लियर है, QIF dx। यानी कि इसका फाइनली हल क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार मैं आपको और डिटेल में बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो इस फॉर्मेट में दिख जाए समझो कि रैखिक अवकल समीकरण है, या इस फॉर्मेट में दिख जाए समझो रैखिक अवकल समीकरण है, समझे। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका हल कैसे करना है, मैंने क्या बोला, या तो dy/dx दिखेगा, या इसका व्युत्क्रम, इसका इन्वर्स यानी कि इसका उल्टा दिखेगा, dx/dy दिखेगा।
इसका करना है क्या, गुणांक 1। सबसे पहले तो इसका गुणांक 1 बनाना है। आपने क्या किया, इसका गुणांक कितना बनाया, 1 बनाया, ठीक। फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या निकालनी पड़ेगी भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि जिसको IF बोलते हैं, इफ कह सकते हैं आप, ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, e की पावर में इंटीग्रेशन करना है p इंटू डी एक्स, ठीक। जरूरी नहीं कि dx हो। ये चीज़ हमने कहाँ से ली, ये हमने यहाँ से ली कि भैया dx है तो इसलिए हमने लिया है। बाकी अगर यहाँ पर dy है, y का फलन है, तो हम क्या लेंगे, dy लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर फाइनली इसका हल क्या होगा भाई, p के साथ में क्या है, p के साथ में जो है y इंटू IF, ठीक, इज इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे q इंटू IF। भाई एक तरफ y इंटू IF, दूसरी तरफ q इंटू IF, dx लगाएंगे, और क्योंकि इंटीग्रेशन है तो ऑपरेटर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर कैसे आपको हल करना है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा भाई, p के साथ क्या है, x, मैंने बोला x है, IF लिखेंगे ही, इज इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर क्या, q के साथ IF, भाई q के साथ IF, और फिर ऑपरेटर भी रहेगा, ऑपरेटर यहाँ पर क्या है भाई, dy लेंगे, ठीक। इतना क्लियर है, यही इसका फाइनली हल होगा। इतनी चीज़ अगर क्लियर हो गई हो तो मैं अब आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण बताऊं, ठीक है। हाँ, और इसकी पहचान में एक और चीज़ बता दूं कि इसकी पहचान ये है कि dy अपॉन में y, यानी कि यहाँ पर ये जो dy ऊपर है, सिर्फ y एक ही जगह, मतलब एक ही जगह आपको दिखेगा, सिर्फ y सिंगल होगा, बाकी x तो चाहे जितने होंगे लेकिन y सिंगल होगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखिए आप, x एक है, ठीक, मेरी बात को समझिएगा, x एक ही मिलेगा आपको, तब आप समझिए कि रैखिक अवकल समीकरण है ये, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे और एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप फॉर्मेट में एकदम क्लियर है कि अच्छा आप देख रहे हैं कि y सिर्फ एक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर x भी अगर लिख दूँ, ठीक है, x भी लिख दूँ, y एक और लिख दूँ एक्स्ट्रा में, तो ये भैया फिर रैखिक अवकल समीकरण नहीं कहलाएगा। y देखिए p के साथ में जो है, p के साथ में मतलब कि आप ऐसे समझो कि अगर dy अपॉन में dx है, तो ये जो y वाला फंक्शन है, यानी कि y वाला फलन सिर्फ एक और होगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल एक अकेला होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर dx अपॉन में dy है, यानी कि x सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका एक उदाहरण लेता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे बताऊँ इसको, चलिए ठीक है। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए भैया वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कौन सा उसमें टैक्स लगना है। चलिए, तो मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं भाई, उदाहरण ही है, चलो है तो खैर। 9.6 का पहला ही प्रश्न है ये, उदाहरण क्यों इसे लिखें। 9.6 का पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न है dy अपॉन में dx प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन x, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर x के टर्म 2-4 और बढ़ा दिए जाएं, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा देखो, ये चीज़ दी हुई है आपको, तो मैंने क्या बोला, y का फंक्शन एक होना चाहिए, यानी कि ये वाला इससे रिलेट करना चाहिए, ये इसके बगल में ही होना चाहिए, इसी से रिलेट करना चाहिए। बाकी जितनी फालतू की चीज़ें सब कुछ उधर होगा, सिर्फ इधर वाली साइड में क्या रहेगा, dy अपॉन में dx या फिर dx अपॉन में dy। और यदि dy अपॉन में dx है, यानी कि dy अपॉन में dx है, तो ये y रिलेट करेंगे आपस में, मतलब कि एकदम अगल बगल में होंगे, फिर चाहे यहाँ पर प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो। अगर मान लो कि ये 2y इधर होता, अगर ये ऐसे लिखा होता कि साइन x माइनस 2y, तो आप फिर भी देख रहे हो कि भाई y तो सिंगल ही है, तो इस y को हम इधर बुला करके इसको रैखिक अवकल समीकरण नहीं बना सकते क्या, ठीक। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई x भी तो सिंगल है, तो मेरी बात समझो, ये ऑपरेटर इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये dy अपॉन में dx है, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है ना, ऊपर वाले से मतलब है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को देखेंगे। ऊपर, अच्छा मान लीजिए अगर ऊपर dx अपॉन में y होता, तब हम क्या करते, इसको लेते, लेकिन इस साइन x के साथ में x या y कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होता,
ठीक है, ये नहीं कि केवल इसके ये जो एंगल में एक्स है इसको देख करके रख ले, इसको एंगल में देख करके नहीं रखें कि अच्छा इसके एंगल में एक्स है तो भैया ये एक्स के बगल में ऐसे लिख दिया, ऐसे करके इसको ऐसे लिख दे, इज इक्वल में वाई कर दिया, तो भैया इसको इससे रिलेट करा दिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसको इससे रिलेट नहीं करा सकते, ये एंगल में है, इस साइन एक्स के साथ एक एक्स जरूर मल्टीप्लीकेशन में होगा, तब ये काम हो सकता है। ठीक है, एक काम और हो सकता है, मान लीजिए कि जैसे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स है, प्लस में साइन एक्स लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में वाई लिखा है और यहाँ पर क्या 2x लिखा है, तब भी ये रैखिक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये वाई आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस साइन एक्स से तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप ऐसे समझ लीजिए p है। क्यों? क्योंकि है तो ये x का फंक्शन, x का फंक्शन, मैंने क्या बोला था, p और q क्या होने चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए। p क्या है, साइन एक्स, q क्या है, 2x, दोनों तो x के फंक्शन ही है, कोई मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ y से मतलब है ना। ऐसे बात को समझो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो एक मिनट रुकिए, इसको करिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट प्रश्न को, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक, इतना क्लियर हो गया है ना। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो मैं फिलहाल इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर के चलता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला कि ये प्रश्न दिया है, इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आप, ये साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ अपने को समझ में आ रहा है कि ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। ठीक है, ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्यों? डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई से ये रिलेट कर रहा है ना कि वाई बगल बगल में है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल में एक्स, ये तो बाकी एक्स का फंक्शन है। बाकी देखिए वाई के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में 2, यही पी हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, या तो अचर होगा या तो एक्स का फंक्शन होगा। एक्स का फंक्शन तो है नहीं, अचर है, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन एक्स यानी कि क्यू, भाई क्यू की जगह पे तो बैठा है साइन एक्स। मैंने क्या बोला था, या तो एक्स का फंक्शन होगा या तो अचर पद होगा। एक्स का फंक्शन है, दिख रहा साफ साफ। तो आप लिखोगे यह, वैसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, मैं आपको सब एकदम डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन भी बचता है। अभी एक आध चीज़ें और है इंपॉर्टेंट जो कि बताने लायक है। देखियो मैंने क्या बोला था। अच्छा, सबसे पहले आप लिखोगे अतः, ठीक, इसको आप देंगे समीकरण नंबर 1। एक बार एक लाइन और लिख करके समीकरण नंबर 1 इसी को बनाएंगे। अब यहाँ पर से आप P निकालेंगे, क्योंकि हमें तो P की भी ज़रूरत है, Q की भी ज़रूरत है, क्योंकि हल निकालते वक्त हमें P Q I F तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले P Q निकालेंगे, फिर I F निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। P क्या है, Y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि 2। Q क्या है भैया, जो भी इक्वल में यानी कि रहेगा, ये क्या है साइन एक्स। I F निकालेंगे, I F बराबर मैंने क्या बताया था, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स। ठीक, डी एक्स, P इंटू डी एक्स, P कितना है 2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करो 2 इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, इसका आ जाएगा x, यानी कि फाइनली 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल में e की पावर 2x। मैंने क्या बोला था, पावर में ही रहेगा, पावर से हटेगा नहीं। ये नहीं कि आप बगल में 2x लिख दो, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं, पावर में ही रहेगा जो भी आए। IF निकाल लिया, अब इसका करो हल। आप लिखोगे समीकरण 1 का हल। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि देखो P Q I F तीन चीज निकालनी, तीन चीज निकालने के बाद बस आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद जो भी इंटीग्रेशन बचता है कर डालना है, काम खत्म, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। तो इसका हल क्या होगा, मैंने क्या बोला था, P के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है यानी कि y इंटू आई एफ इज इक्वल में इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर क्या था मैंने बोला था q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ। अब यहाँ पर भाई जब इंटीग्रेशन लगाए तो ऑपरेटर भी चाहिए, ऑपरेटर कहाँ से लेंगे, ये dx लेंगे नीचे वाला। अब वैल्यूज रखो, ठीक, y इंटू वाई, तो y ही रहेगा भाई, y का तो कुछ मान है नहीं ना, तो y तो y ही रहेगा। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, e की पावर 2x, e की पावर 2x। इधर तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो यानी कि इधर की कोई टेंशन नहीं, इधर इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। अब इधर क्या है, इंटीग्रेशन है, ऑपरेटर भी यानी इधर इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। क्यू का मान कितना है, क्यू देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर साइन एक्स, क्यू लिखोगे आप साइन एक्स इंटू आई एफ, आई एफ कितना है, ई की पावर में 2x, ई की पावर में 2x इंटू डी एक्स। अब ये तो ऐसे ही चलता जाएगा,
बचा ये वाला टर्म, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन अपने आप में ही एक प्रश्न है और काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ये वाले प्रश्न आते तो 5 नंबर में ही आएंगे, ठीक है, 3 या 5 नंबर में। अगर छोटा प्रश्न आएगा तो 3 नहीं तो 5 नंबर में, अगर ज़्यादा बड़ा प्रश्न आ गया तो शायद ही 8 नंबर में आ जाए, ठीक, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं इसके भी। और इससे प्रीवियस वाले एक्सरसाइजेज में भी अपन ने लगाए थे, काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न थे। आई थिंक विशिष्ट हल वाले प्रश्न थे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले 2-2 पेज के जाते हैं, वो भी आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं उनमें भी। 5 नंबर का तो एटलीस्ट आना ही आना है, ठीक, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या मैंने क्या बोला भाई, मल्टीप्लिकेशन में है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक फॉर्मूला था, मैंने बताया ही हुआ है आपको। आइलेट के हिसाब से काम करते हैं। आइलेट यानी कि भैया एक्सप्लेनेशन यानी कि लास्ट में आएगा, यानी कि इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, y इंटू ई की पावर 2x तो चलता ही जाएगा, मैंने बोल ही दिया, ये कंटिन्यू रहेगा नीचे जब तक आंसर नहीं आ जाता है। इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला वाला ऐसे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि ये हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन दूसरे वाले का ई की पावर 2x dx, फिर से एक बार होल इंटीग्रेशन। अब ये वाला इन्फिनाइट सीरीज वाला है। इन्फिनाइट सीरीज वाले में भी मैंने आपको करवाए थे, समाकलन में आप लोग जा करके देखिएगा, लेक्चर सारे वॉच करिएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से समाकलन अवकलन दोनों चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ाया है। तो समाकलन में मैंने बताया था कि ये इन्फिनाइट वाला है, ठीक, ये इन्फिनाइट सीरीज वाला है, जहाँ पर साइन एक्स के साथ एक्सप्लेनेशन फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्सप्लेनेशन फंक्शन आ जाए, वो क्या भैया इन्फिनाइट सीरीज वाला होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ही, इस पूरे को पहले ही आइलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको सॉल्व करते हैं। एक स्टेप बाद वही चीज़ आ जाता है, देन उठा करके आई रख देते हैं। बाकी आएगा क्या यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे करके यहाँ पर आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप लोग लिखिए, होमवर्क है, आप लोग इसको करके देखिएगा, नहीं तो कहिए तो मैं करवा दूँ। चलिए मैं करवा ही देता हूँ इसको, ठीक है। इसको पूरे को आइलेट कर लीजिएगा, ठीक है, एक स्टेप और कर लीजिएगा, इसको माना आई बराबर, ठीक, इसको आइलेट कर लीजिएगा। मैंने नहीं लेट किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो ऐसे ही चलेगा। ये साइन एक्स, इसका करोगे ई की पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस, ठीक, ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर में 2x अपॉन में 2 dx, ये वाला आ जाएगा। अब एक इंटीग्रेशन तो खत्म, एक इंटीग्रेशन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। ये वाला कैसे इंटीग्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये तो ऐसे जो कुछ चल रहा था वो ऐसे ही चलेगा, यानी कि y इंटू ई की पावर 2x तो ऐसे ही चलेगा। ये साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 ये भी ऐसे ही चलेगा, माइनस का साइन। अब देखो यहाँ से 2 को करो बाहर, ये 1/2 है, इसको करो बाहर क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट, 1/2 को मैंने किया बाहर। साइन एक्स वो कॉस एक्स ई की पावर 2x बचेगा, यानी कि फिर से इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा भाई, कॉस एक्स ई की पावर 2x, इसीलिए मैं बोल रहा था ये इन्फिनाइट सीरीज का है, एक स्टेप बाद इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फिर से इसी को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो फिर से इसका करेंगे, यानी कि ये रहा ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx माइनस, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ एक बड़ा सा इंटीग्रेशन d/dx, किसका, कॉस का, और फिर उसके बाद एक बार इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx का, फिर से dx। तो मैं उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा y ई की पावर 2x इज इक्वल टू साइन x ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा क्या, कॉस ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन, और ये हो जाएगा प्लस का साइन x, ठीक, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा क्योंकि बड़ा वाला, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन में 2 dx, इस 2 को करेंगे बाहर, ठीक है। पहले इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा y ई की पावर 2x, ये हो गया साइन x ई की पावर 2x अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, ये माइनस का 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये हो जाएगा कॉस ई की पावर 2x अपॉन में 4, ये हो जाएगा कॉस ई की पावर 2x अपॉन में 4 प्लस ये 1/2, ये 1/2, इसको भी बाहर करेंगे, इसको अंदर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x ई की पावर 2x इंटू dx।
अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है यहाँ पर, ये जो चीज़ अपन ने इसको sin x की पावर 2x dx इंटीग्रेशन इसको क्या लेट किया था, आई लेट किया था, मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर लिख दोगे इसको आई के बराबर, ठीक, इसको आई लिख दोगे यहाँ पर, यानी कि ये पूरा हट के नाम झाम आ जाएगा सिंपली आई। जब ये आई आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आई आने के बाद आई आ जाएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको अलग से ही करना चाहिए था यार अपने को, हाँ एक मिनट, एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर कि ये इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 उसको दिया है ना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ किस लिए मैंने ऐसे बोला, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना, और इसका इंटीग्रेशन अलग से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, और इसको आई के बराबर लेट किया था तो ये आई चल रहा है इधर, ठीक है। एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, ये 2x क्यों लिख रहा हूँ यार, आई होगा, मेरे को दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया इसलिए, नहीं तो ये पूरा स्टार्ट, हाँ अब ये 1/4 ये प्लस का है इधर आएगा, ठीक, माइनस का, एक मिनट, ये माइनस का जब अंदर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब सब कुछ खत्म, अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस का इधर आएगा प्लस में, प्लस 1/4 इज इक्वल में ये हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x, ठीक है, अपॉन में, एक मिनट अलग अलग है अपॉन, ये 2 ये 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5i अपॉन में 4, ठीक, ये क्या हो जाएगा 5i अपॉन में 4, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और ये हो जाएगा 2 साइन ई की पावर 2x माइनस, और ये हो जाएगा कॉस ई की पावर 2x, इस 4 से इस 4 को काटेंगे फाइनली, और यहाँ से आप आई का मान निकालोगे, तो ये 5 इधर डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ई की पावर 2x माइनस कॉस ई की पावर 2x अपॉन में 5। इस आई का मान उठा करके आप लोगों को यहाँ पर रख देना, क्योंकि इसी को तो आई के बराबर लेट किया था, ठीक, आई का मान उठा करके यहाँ पर रख देना, और ये क्या है वाई ई की पावर 2x, यानी कि कुछ नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर मैं यहीं पर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, इस आई की जगह पर क्या हो जाएगा वाई ई की पावर 2x, ये हो जाएगा वाई ई की पावर 2x। अब इसको आप लोग देख लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, प्लस का सी लग जाएगा, यहाँ से कॉमन करना हो तो ई की पावर 2x को कॉमन कर लेना, बस काम खत्म। बाकी आंसर आपका 100% सही है। ई की पावर 2x को आप जब कॉमन करेंगे तो भाई ई की पावर 2x को कॉमन करेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, ये आपका मतलब यहाँ पर मैंने कॉस एक्स लिखना चाहिए, हाँ यहाँ पर कॉस एक्स है, जल्दबाजी में लिखना नहीं है, लिखना भूल गया मैं, ठीक। तो ये इतना है, इसका आंसर भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। आपको प्रॉपर मतलब वैसे बुक के हिसाब से आंसर चाहिए तो मैंने क्या बोला, ई की पावर 2x से डिवाइड कर देना दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ दिख रहा है तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो चीज़ दोनों तरफ दिख जाए आप उसको आसानी से काट सकते हैं। तो ई की पावर 2x से डिवाइड दोगे तो यानी कि y बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 5, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक। चलिए, तो ये वाला प्रश्न क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो एक प्रश्न मैं और करवा देता हूँ अच्छे से, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और छोटा है, थोड़ा आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी देर भी हो गई लेक्चर को, तो एक प्रश्न और देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न बहुत सिंपल सा है, फिर से वही अपना काम देखेंगे क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं। तो देख सकते हैं dy अपॉन में dx, y सिर्फ एक ही जगह है, ये y एक ही जगह है, बाकी मैंने क्या बोला था p q क्या x के फंक्शन होंगे, तो आप लिखो यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। तब p बराबर क्या होगा भाई y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि 3, q बराबर क्या होगा भाई जो इक्वल में है,
क्या ई की पावर माइनस का 2x। आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होगा ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। ठीक है, निकालिए इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, पी यानी कितना है 3 इंटू डी एक्स। इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन तो क्या आएगा e की पावर में भाई 3 बाहर आएगा यानी कि 3x, e की पावर में क्या हो जाएगा 3x। ठीक, क्या हो गया e की पावर में 3x। अब आप क्या करेंगे, इसको तो समीकरण नंबर 1 लेट ही कर लेना है आप लोगों को। अब आप लिखोगे अतः समीकरण 1 का हल। मैंने क्या बोला, समीकरण 1 का हल। क्या मैंने बताया था भाई, मैंने बताया था y इंटू आई एफ इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। बस अब मान रखो यही हल था। ठीक, क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स वाले का आप हल जा करके देखिएगा, थर्ड स्टेप मैंने बताया था उसको जा करके देखिए। अच्छा, y इंटू आई एफ कितना निकला हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x, यानी कि हो गया y e की पावर 3x इज इक्वल में q कितना है हमारा, q है e की पावर माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x इंटू आई एफ कितना है e की पावर 3x, e की पावर 3x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन। बस काम खत्म, यहाँ से सेवा समाप्त। भाई 3x बेस समान है तो पावर ऐड होने की कोशिश करेंगी, जुड़ने की कोशिश करेंगी। भाई एक निगेटिव है, 2 निगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो भाई निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले से तो लड़ भिड़ के 2 तो खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 1। फाइनली यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स इज इक्वल में यहाँ पर y e की पावर 3x चल ही रहा था, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली क्या आएगा, y e की पावर में 3x इज इक्वल में 1 मिनट 3x इज इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x प्लस का c। फाइनल आंसर आपका, फुल एंड फाइनल आंसर है ये आपका। ठीक, फुल एंड फाइनल आंसर है एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी आज के लेक्चर में अपन लोगों ने रैखिक अवकल समीकरण एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया कि भाई रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे करना है सॉल्यूशन, सब कुछ अपने बताया। अब 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसका देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 9.6 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।